नमस्कार। विभाग विनोद में मैं अनुरोध आज फिर आपसे रूबरू हूँ। आज उस विषय पर चर्चा जिस पर पूरा महाराष्ट्र ही नहीं पूरा देश चर्चा कर रहा है, अनेक तरह की संभावनाएं व्यक्त कर रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उद्धव ठाकरे के अति विश्वस्त तेज तर्रार युवा सांसद पत्रकार पार्श्व के संजय राउत की। अभी पिछले दिनों जब मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तारी के बाद जमानत पर रिहा हुए तो उन्होंने बाहर आकर पत्रकारों से बात करते हुए जो बातें कही उसके अनेक मायने निकाले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री मोदी से मिलूंगा, गृह मंत्री शाह से मिलूंगा और मुझे किसी से शिकायत नहीं है, न ईडी से शिकायत है, न किसी अन्य एजेंसी से शिकायत है और न ही सरकार से शिकायत है। हालांकि विरोधाभास के रूप में वो ये भी भूल गए कि जो लोग इस साजिश में शामिल थे मैं उनके खिलाफ भी टिप्पणी नहीं करूंगा। अर्थात साजिश हुई थी इसकी पुष्टि कर रहे हैं, लेकिन वह किसी के खिलाफ कुछ बोलने को, कोई टिप्पणी करने को तैयार नहीं है। और जैसा कि कहा, उन्होंने कल बात दोहराया, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से भी मिलूंगा। तो क्या अब सवाल उठ रहा है, तो क्या तेज तर्रार संजय राउत के तेवर नरम पड़ गए हैं या फिर वे झुक गए हैं या झुकने की तैयारी में हैं? यह सवाल है, क्योंकि ये सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना की जो भूमिका रही है, जो अहम भूमिका है, उस पर कोई सवाल नहीं उठाया सकते। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के सर्वाधिक विश्वस्त सलाहकार के रूप में संजय राउत की पहचान बनी हुई है। शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादक भी हैं और बोलने में जब भी होता है वो आगे बढ़ चढ़कर बोलते रहे हैं। पिछले दिनों जब शिवसेना में दोफाड़ हुआ, बहुत सारे बागी विधायक एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में अलग होकर सरकार बना ली, सरकार का पतन हो गया, उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। उसके बाद से भी संजय राउत सर्वाधिक आक्रामक रहे थे इस सरकार के खिलाफ। और जैसा कि अब तो करीब करीब आम हो चुका है, ईडी का जो दुरुपयोग करते हुए राजनीतिक विरोधियों को या प्रतिद्वंदियों को शांत करने का, उन्हें सीख देने का जो एक सिलसिला शुरू हुआ सत्ता पक्ष की ओर से, उसके अंतर्गत ही संजय राउत की भी मनी लॉन्ड्रिंग के केस एक मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया। हालांकि जैसा मैंने जो टिप्पणी की कि जो सिलसिला एक साजिश का, कल जमानत देते हुए अदालत ने स्पष्ट दो टूक टिप्पणी की। ध्यान रखिए कि संजय राउत की गिरफ्तारी का कोई आधार नहीं था, उनकी गिरफ्तारी अवैध है, यह अदालत ने कहा जमानत देते समय। इसलिए इस आशंका की पुष्टि अदालत ने कर दी कि जांच एजेंसियों, विशेषकर ईडी का बेजा जो है इस्तेमाल किया जा रहा है, राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ किया जा रहा है। बावजूद इसके जब संजय राउत यह कहते हैं कि उनको किसी से शिकायत नहीं है, किसी पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे और वो प्रधानमंत्री आदि आदि से मिलेंगे, तो जैसा कि मैंने कहा, सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों? इसमें एक जो महत्वपूर्ण प्रश्न भी निहित है जो सामने अभी नहीं आया है। जैसे मैंने कहा, संजय राउत उद्धव ठाकरे के सर्वाधिक विश्वस्त हैं, उनके सलाहकार हैं। जब वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री से मिलेंगे, गृह मंत्री से मिलेंगे, और उसी सिलसिले में उन्होंने
भारतीय जनता पार्टी के नेता महाराष्ट्र देवेंद्र फडणवीस जो उप मुख्यमंत्री, उनकी प्रशंसा भी कर दी और राज्य सरकार की भी प्रशंसा की कि बहुत सारे अच्छे निर्णय लिए गए हैं। तो यह सवाल उठता है कि संजय राउत कहीं उद्धव ठाकरे अर्थात शिवसेना की बातों के साथ, उनके किसी प्रस्ताव के साथ या सुझाव कह लीजिए के साथ तो नहीं प्रधानमंत्री से मिलना चाहते हैं। यहां सिर्फ नरम पड़ने की बात नहीं है, इतिहास में अनेक ऐसे प्रसंग शामिल हैं, ऐसी परिस्थितियों में जब सत्ता विरोधी अत्यंत प्रचंड तेवर के साथ विरोध करने वाले नेता और दल अंततः साष्टांग हुए हैं जब उनके नेता को भी जेल में रहना पड़ा है। उदाहरण स्वरूप मैं बिहार, अब वो झारखंड हो गया अलग, जब अविभाजित बिहार था तो शिबू सोरेन के नेतृत्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा एक अत्यंत ही सशक्त विरोधी दल के रूप में उभरा था। स्वयं शिबू सोरेन जो गुरु जी के नाम से सुख्यात रहे, उन्हें गुरु जी कहा जाता था, उनके शब्द आग उगलते थे। उनके एक आह्वान पर हजारों आदिवासी युवा सड़कों पर निकल करके अपना सर कटाने को तैयार रहते थे। वह शिबू सोरेन जब आपातकाल के दौरान गिरफ्तार हुए, 19 महीने जेल में रहे, उसके बाद जेल से आने के बाद जैसे आज संजय राउत के विषय में कहा जाए कि तेवर नरम पड़े, यही उनके विषय में कहा गया। और यही नहीं, उससे आगे बढ़ते हुए उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन कर अगला चुनाव लड़ा। ध्यान रखें, आज उनके सुपुत्र हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। यह वही सिलसिला शुरू हुआ था सत्ता के साथ रहने का। मुझे आज भी वो दिन याद है, चूंकि उसमें मेरी भी एक भूमिका रही थी, इसलिए मैं अपने दर्शकों को दोहराना चाहूंगा। जब ये जेल से बाहर आए थे 19 महीने के बाद, रांची की घटना है, उन दिनों एक कार्यक्रम में तत्कालीन केंद्रीय मंत्री अब नहीं है भीष्म नारायण सिंह रांची आए थे। हमारी मुलाकात हुई, उन्होंने इच्छा जाहिर की थी। उन्होंने मुझसे कहा कि ऐसा है कि शिबू सोरेन की ओर से एक प्रस्ताव मैडम अर्थात तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पास आया है कि वे कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के साथ मिलकर के गठबंधन कर आगामी विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। यह वो समय था जब इंदिरा गांधी दोबारा आपातकाल के बाद जब हट गई थी, 77 में चुनाव आ रहे थे, 80 में चुनाव जीतकर पूरा प्रधानमंत्री बनी थी और विधानसभा के चुनाव हो गए थे उस समय तो है। तो फिर शिव बाबू ने ऐसा कहा कि मेरी मैडम से कुछ चर्चा हुई है, उन्होंने राय लगाया, राय मांगी है मेरी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या यह उचित होगा या कारगर होगा। मैंने उनसे कहा कि ठीक है, मैं शिबू अर्थात शिबू सोरेन गुरु जी से बातचीत करके मैं आपको सूचित करूंगा। वो वापस तत्काल लौटने वाले दिल्ली, उन्होंने कहा था कि मुझे शाम तक जरूर खबर कर दीजिए। मैंने ढूंढवाया, सौभाग्य से शिबू सोरेन उस दिन रांची में ही थे। मुलाकात हुई, याद है, पता नहीं अब है कि नहीं, मैंने कसरत एक आनंद होटल जहाँ मेरा दफ्तर था वहीं बुलवाया, उसी के कमरे में मैंने बातचीत किया। मुझे आज भी वो दृश्य याद है जब मैंने कहा कि क्या आपने कांग्रेस के पास ऐसा कोई प्रस्ताव दिया है झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ मिलकर। उन्होंने तत्काल कहा कि अब बहुत हो गया, अब साथ में ही रहेंगे। यह 19 महीने जेल में रहने के बाद कहना कि वो 23,000 आग, जिसमें आग का था उसी दूसरे, वो 19 महीने का वह जो काल था उसे बर्दाश्त नहीं कर पाया। यह सत्ता पक्ष के हाथ में एक बहुत बड़ा हथियार होता है, जैसा आज संजय राउत के साथ हुआ है।
मुझे याद आता है कि वो शिबू सोरेन जिसके एक इशारे पर मैंने कहा कि पूरा झारखंड उस समय बिहार उबल जाता था, सड़कें जाम हो जाती थी, ये उन्होंने कहा। उसके बाद वही हुआ, कांग्रेस के साथ गठबंधन हुआ, सरकार वहां बनी और जो सिलसिला चला आज चलिए ठीक है कि एक उनके योग्य सुपुत्र हेमंत सोरेन आज भी झारखंड के मुख्यमंत्री हैं और बहुत अच्छी तरह से वहां शासन चला रहे हैं। राजनीति में उथल पुथल होती है, आरोप प्रत्यारोप होते हैं, उसका कोई सिलसिला रुकता नहीं है, उसमें कभी भी पूर्ण विराम नहीं लगता है, वो चलता रहता है, आज भी चल रहा है। लेकिन युवा हेमंत सोरेन ने जिस प्रकार अपनी प्रशासनिक क्षमता का परिचय दिया है, जिस कुशलता से झारखंड सरकार को आगे बढ़ा रहे हैं, शासन कर रहे हैं, वह उल्लेखनीय है। खैर यह तो एक प्रसंग था, लेकिन जिस संजय राउत की बात हम लोग कर रहे थे, तो आज यही पूछा जा रहा, क्या उद्धव ठाकरे की शिवसेना झारखंड मुक्ति मोर्चा के रास्ते पर जाना चाहती है? ध्यान रहे, हाल के दिनों में भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो कुछ संकेत मिले हैं वह इस आशंका, इस संभावना की पुष्टि करते हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने अभी बयान दे दिया, जब संजय राउत बाहर निकल के जब उन्होंने कहा था कि मुझे विश्वास है, सरकार पर विश्वास है, न्यायपालिका पर विश्वास है, देवेंद्र फडणवीस की तारीफ की थी, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता है कि अभी वो जमानत पर छूटे हैं, दोष मुक्त नहीं हुए हैं। ध्यान रखें, मतलब अभी भी वो नकेल सत्ता के हाथ में है, वो जिधर चाहे उधर घुमाने की कोशिश करे। बहरहाल यह कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति में एक और भूचाल आ सकता है, नए समीकरण बन सकते हैं और पूरी की पूरी सत्ता पर नए रंग रोगन भी देखने को मिल सकते हैं। यह है आज की राजनीति, इसमें गलत भी कुछ नहीं है। अवसर के अनुसार निर्णय लिए जाते हैं, परिवर्तन होते हैं और जनहित में, ध्यान रखें, इस लोकतंत्र की खुशबू हमारी है कि जनता की उपेक्षा करने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता। इसलिए वो जो फैसले लेते हैं उसमें जनता को साथ जोड़ते हैं और जनहित के नाम पर, लोकहित के नाम पर ही ऐसे फैसले लेते हैं। तो जिस आने वाले दिनों की जिस संभावना का संकेत मैं दे रहा हूं कि हो सकता है कुछ राजनीतिक परिवर्तन हो, वो जनहित आधारित ही होगा, अर्थात महाराष्ट्र की जनता के हित में होगा। क्योंकि एक बात और जो स्पष्ट है, आज ये ठीक है कि अपने बलबूते भारतीय जनता पार्टी यहां सरकार नहीं बना सकती है, लेकिन केंद्र में उनकी सरकार रहने से और राष्ट्रीय स्तर पर करीब करीब पूरे देश में उनके शासन रहने से उनका संगठन को जो मजबूती मिली है और भारतीय जनता के पार्टी के प्रति जो एक विश्वास की भावना आम जनता के बीच में पैदा हुई है, उसका लाभ महाराष्ट्र में उनके नेतृत्व देवेंद्र फडणवीस आदि को मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। वैसे में और चूंकि ठीक है कि आज एक गुट अलग होकर, एक गुट क्या बल्कि अधिकांश विधायक सांसद अलग होकर उन्होंने उद्धव ठाकरे को चुनौती दी है। उद्धव ठाकरे अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति से उनको बेदखल नहीं किया जा सकता, यह भी एक सच है। बाला साहब ठाकरे, आदरणीय बाला साहब ठाकरे की छवि, उनकी प्रतिमा आज भी मुंबई में कायम है और उनके नाम पर एक लंबी पंक्ति खड़ी हो जाती है उनके अनुयायियों की, उनके आदर्शों की, उनकी विचारधारा को क्रियान्वित करने के लिए युवाओं की एक बड़ी फौज महाराष्ट्र में तैयार है। ऐसे में यह प्रतीक्षा करना दिलचस्प होगा जो संजय राउत ने जो बयान दिए हैं कि वो प्रधानमंत्री से मिलेंगे, गृह मंत्री से मिलेंगे, स्थानीय नेताओं से मिलेंगे और ताजा स्थिति पर चर्चा करेंगे। यह ताजा स्थिति सबसे महत्वपूर्ण है।
हम आशा करें कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र प्रदेश की जनता के हित में यह जो राजदल हैं जिनकी चर्चा हम कर रहे हैं कुछ ऐसे निर्णय लेंगे जिससे महाराष्ट्र की आन बान शान कायम रहेगी, महाराष्ट्र विकास प्रगति के मार्ग पर निरंतर कदम ताल करता रहेगा और राजनीति और सामाजिक क्षेत्र में पूर्व की भांति राष्ट्र के लिए एक मार्गदर्शक की भूमिका में अपनी उपस्थिति